ये जो ईरान इजराइल अमेरिका का जो पूरा संघर्ष था, खामनेई की मौत के बाद ये संघर्ष यहां तक नहीं रुक रहा है, ये आज 10 से ज्यादा देशों में फैल चुकी है। और इस वक्त खामनेई की मौत को मुस्लिम समुदाय के लोग अपने ऊपर एक हमले के तौर पर देख रहे हैं और जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। हमले अगर ईरान कर रहा है, ईरान ने कह दिया खोने के लिए कुछ नहीं बचा, सुप्रीम लीडर मर गया तो अब बचा क्या है, तो वो कह रहा है कि चुन चुन कर बदला लेगा, अपनी हर मिसाइल शक्ति का वो प्रयोग कर रहा है। दुबई से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, रियाद से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अबू धाबी में, बहरीन में लगातार हमले किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इस घटना के बाद आक्रोश है, रोष है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कराची, इस्लामाबाद, स्कार्दू, आप देखिए लाहौर, हर जगह की तस्वीरें देखिए कि क्या असर हुआ है कि ईरान को लेकर जो प्रोटेस्ट है, खामनेई की मौत के बाद जो अमेरिका के खिलाफ दुश्मनी है, जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो पाकिस्तान की सड़कों पर निकल रहा है। कराची में स्थिति क्या बन गई, किस तरह से काउंसलेट पर, अमेरिकी काउंसलेट को निशाना बना के कितना हिंसक प्रदर्शन किया गया, लोगों की जान चली गई, गोलियां चलाने की नौबत आ गई। इस्लामाबाद पर लोग सड़कों पर उतरे हैं, लाहौर में ऑफिस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो आप जरा तस्वीरें देखिए कि पाकिस्तान किस तरह से जल रहा है। तो अमेरिका के लिए गुस्सा पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट है। पाकिस्तान के कई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासतौर से बलूच की अगर हम बात करें तो वो सिंपैथाइजर नजर आ रहे हैं इजराइल के। वो कह रहे हैं कि हाँ, ईरान में खामनेई के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। तो पाकिस्तान में भी इस वक्त इंटरनल गृहयुद्ध जैसी स्थिति बढ़ सकती है। पाकिस्तान से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी अपडेट आपको दे दें। इस्लामाबाद में भी ईरान के समर्थन में हिंसक प्रोटेस्ट हुआ है। अमेरिकी दूतावास की तरफ भीड़ बढ़ रही है, भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले चलाने पड़े हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस्लामाबाद की तस्वीरें। तो मैंने आपको स्कार्दू की तस्वीर दिखाई, मैंने आपको इस्लामाबाद, लाहौर, कराची की तस्वीरें दिखाई हैं, किस तरह से लगातार प्रदर्शनकारी जो है वो सड़क पर उतर आए हैं। क्योंकि दुनिया भर के मुसलमान ये कह रहे हैं कि भाई ये आपने एक चुने हुए लीडर को, खामनेई को, जो सुप्रीम लीडर थे, वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के लिए बहुत सम्मानजनक नहीं थे। उनसे आक्रोश, रोष, एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, लेकिन अगर एक शख्सियत के तौर पर देखा जाए तो शख्सियत की इज्जत, उस शख्सियत के इस्लामिक प्रीचिंग को पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो ऐसे में कहां से ये आंच जो है ईरान से होते हुए पाकिस्तान में दाखिल हो गई है और इस्लामाबाद में आगजनी हो रही है। कराची के अंदर आप देखिए किस तरह से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, फायरिंग ओपन करने की नौबत आ रही है। तो ईरान में जो कुछ हो रहा है उससे इस्लामाबाद जल रहा है, कराची जल रहा है, लाहौर जल रहा है, स्कार्दू जल रहा है। तो पाकिस्तान में इस वक्त स्थितियां बहुत ज्यादा विकट होती जा रही हैं। तो पाकिस्तान में डेथ टू अमेरिका, ये स्लोगन जो है अब तक ईरान में सुना जाता था, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, इसी सोच से ईरान आगे बढ़ता था। लेकिन यहां पर अब आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान के मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिस तरह की हिमायत करता है, अमेरिका का एक यस बेबी बन के रहता है, तो यहां पर अब पाकिस्तान के खिलाफ भी, वहां की सरकार के खिलाफ भी, रिजीम के खिलाफ भी, मुनीर की प्रॉक्सिमिटी जो है वो किसी से छिपी नहीं है कि ट्रंप के इशारे पर ही मुनीर और शहबाज शरीफ काम कर रहे हैं। मुलाकातों का जो दौर था, तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं खामनेई की मौत में पाकिस्तान की सरकार ने भी साथ दिया है अमेरिका का, और इसीलिए अब आवाम सड़कों पर उतर आया है। तो तस्वीरें आप देखिए इस्लामाबाद में। तो ईरान से जो आगजनी शुरू हुई है वो मिडल ईस्ट के हर देश में फैल चुकी है। ओमान को पहले कहा जा रहा था कि बातचीत करवा रहा है, लेकिन जैसे ही खामनेई की मौत की पुष्टि होती है तो ईरान को लगा कि अब तो खोने के लिए और बातचीत के लिए कुछ रास्ता बचा ही नहीं है। अब अस्तित्व की लड़ाई है, अब अपने स्वाभिमान की लड़ाई है, जैसे अहंकार की लड़ाई। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चुनी हुई इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वहां पर लोग उसको पसंद करते हैं। आप उसके नेता को, उसके सुप्रीम लीडर को इस तरह से मार देते हैं, आप मिलिट्री कैंटोनमेंट पे हमला करते, बात समझ में आती। तो ये कहीं ना कहीं वहां के आवाम को भी नागवार गुजरा है और दुनिया भर के मुसलमान किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं ये तस्वीरें हम दिखाएंगे। तो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए इस वक्त स्थितियां कैसे गंभीर हो रही हैं, हम आपको लगातार वॉर अपडेट तो देंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि इस वक्त दुनिया के किस किस हिस्से में ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो संघर्ष है उसकी आंच कहां कहां तक पहुंची है, कैसे ईरान जो है अब अग्रेसिव हमले कर रहा है, मिसाइल अटैक कर रहा है। कराची, इस्लामाबाद, स्कार्दू, लाहौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद में किस तरह से गोलियां चली हैं। कराची के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। प्रदर्शनकारियों ने वहां किस तरह से अमेरिकी काउंसलेट के दफ्तर को तोड़फोड़ की, एक तरह से रकस बचा दिया था, वो तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान क्यों और कैसे जल उठा है, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ताजा तस्वीरें और अपडेट भी वॉर से जुड़ी हुई आपको देते रहेंगे। मौत का
कराची में भीड़ अमेरिकी काउंसुलेट के गेट तोड़ रही है। काउंसुलेट के भीतर लाठी डंडों से अटैक हो रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है। काउंसुलेट के दरवाजों और खिड़की को डंडों की मदद से तोड़ा जा रहा है। कराची को आग लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर पर हमले का बदला अमेरिकी काउंसुलेट को आग के हवाले कर दिया गया। अमेरिकी कौंसल खाने कराची को आग लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर पर हमले का बदला लिया। अमेरिकी काउंसुलेट पर ईरान और हिजबुल्लाह के झंडे लहरा रहे हैं। काउंसुलेट बचाने के लिए अमेरिकी सैनिक प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रहे हैं। कराची में ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज गूंज रही है। अमेरिकी काउंसुलेट में जगह जगह आग के गोले उठ रहे हैं। धुएं के गुबार से अमेरिकी काउंसुलेट ढक गया है। यह कराची में अमेरिकी काउंसुलेट है। खौमेनी की मौत से नाराज प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी काउंसुलेट के मेन गेट को तोड़ दिया है और अंदर घुस गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, टायर जलाया और आगजनी की। इस दौरान अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद और ईरान मुर्दाबाद के नारे गूंजते रहे। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो भीड़ और भड़क गई। पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगे। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोलियां चलानी पड़ी, जिसमें करीब 15 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और 30 से अधिक घायल हो गए। अभी भी लोगों की भीड़ दूतावास के आसपास मौजूद है। कराची में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वीडियो देख सकते हैं कि भीड़ ने अमेरिकी काउंसुलेट में आग लगा दी है। आग की तेज लपटें आसमान की ओर उठती दिखाई दे रही हैं। धुएं का गुबार आसपास फैला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने सिक्योरिटी बैरिकेड्स तोड़ने और काउंसुलेट में घुसने की कोशिश की। कराची में हालात इतने बिगड़ गए कि अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों के काउंसुलेट के भीतर से गोलियां चलानी पड़ी। यूएस कमांडो की फायरिंग में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिनमें से 15 की मौत हो गई। फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। गोली लगने से घायल लोगों को एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल कराची पहुंचाया जा रहा है। कराची ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी और स्कार्दू में भी शिया समुदाय के लोग सड़कों पर निकल आए हैं। भीड़ को काबू करने के लिए भारी पुलिस बलों को सड़कों पर तैनात किया गया है। लोगों के गुस्से को देखते हुए इन शहरों में भी हिंसा भड़क सकती है। इस्लामाबाद में भीड़ ने अमेरिकी दूतावास को घेर लिया। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भीड़ अमेरिकी दूतावास में जाने के लिए अड़ी हुई है। गिलगिट बाल्टिस्तान के स्कर्दू में मौजूद यूएन ऑफिस में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। पाकिस्तान में शिया और हजारा समुदाय के लोगों की भीड़ बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर गई है। कुछ जगहों पर सेना के खिलाफ भी नारेबाजी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में मुनीर और पाक सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान का क्या होगा और इस वक्त ईरान किस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, उसकी पल पल की हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। रविंद्र सचदेवा हमारे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय भारद्वाज जी, पाकिस्तान जल रहा है, वहां पर किस तरह से हिंसक प्रदर्शन हुआ? कराची, लाहौर, स्कार्दू, इस्लामाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं और खबर यह है कि अलग अलग रीजन में बहुत एग्रेसिव प्रदर्शन हो रहा है। तो अब
पाकिस्तान किस तरह से हैंडल करेगा, क्योंकि वो तो खुद कहते हैं पाकिस्तान ही हमारे बिल्स पे करता है, डॉलर नहीं है तो हम कुछ नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में जो अब डेवलपमेंट हुआ है ईरान के रिएक्शन में, तो ये बात मान के चलिए कि ये पाकिस्तान की दोगलेपन की नीति है, और साथ ही साथ ये अमेरिका की भी दोगलेपन की नीति है कि जिस तरीके से जो मुनीर और ट्रंप साथ में आ रहे हैं, तो एक तरीके से ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मुनीर एक तरफ ट्रंप के साथ में नेक्सेस बनाएंगे, सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे, बोर्ड ऑफ पीस में ज्वाइन करेंगे, और दूसरी तरफ जनता को कहेंगे कि आप सड़कों पर प्रदर्शन कीजिए, ताकि ये दिखे ट्रंप को कि देखो हमारे यहाँ पर आतंकवाद का और इस्लामाइजेशन का बहुत बड़ा खतरा है, और हमको पैसा दीजिए, उसको डील कर दीजिए। लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये साफ साफ रिफ्लेक्शन होने लग गया दुनिया में कि देयर इज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ना कि डायलॉग हो रहा है। इससे क्या रिएक्शन होगा? तीन चीजें बढ़ेगी, कट्टरपंथ बढ़ेगा, फंडामेंटलिज्म बढ़ेगा, इस्लामाइजेशन होगा, दूसरा टेररिज्म बढ़ेगा, उसका रिएक्शन सबसे, और इन पाकिस्तान और जो इस क्षेत्र मिडिल ईस्ट में इंसर्जेंसी बढ़ेगी। इसका जो स्पिल ओवर इम्पैक्ट होगा वो पूरे एशिया पे पड़ेगा, और ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक जो डेवलपमेंट हुआ है, इसको बहुत अगर डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से अगर इसको रिजोल्व करते तो ज्यादा लेकिन डायलॉग और डिप्लोमेसी की गुंजाइश कहाँ, वही लेकिन डायलॉग और डिप्लोमेसी की गुंजाइश छोड़ी कहाँ है यहाँ पर? रविंद्र सचदेव जी, डायलॉग डिप्लोमेसी की तो गुंजाइश छोड़ी नहीं है, आप उनके सुप्रीम लीडर को जाके सीधा टारगेट हिट करते हैं। रमजान के इतने पाक महीने में आप इस तरह से उसको टारगेट करते हैं, और एक स्पेशल वहां पे एक रिचुअल था, उसको फॉलो कर रहे थे, उस वक्त सब इकट्ठे थे, तो वहां पर आप इस तरह का वक्त चुनते हैं। तो ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, रुथलेस हूं मैं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो एब्सोल्युटली रुथलेस हूं, फर्क नहीं पड़ता, और यही टाइम और टाइमिंग है। डिप्लोमेसी का स्कोप बनता है, और वो तब बनेगा जब ये अरब देश ज्यादा खतरे में, ज्यादा नुकसान सहेंगे ईरान से, और फिर वो जाएंगे ट्रंप के पास भागते हुए कि जंग रुकवाओ, नहीं तो हम जल रहे हैं। तब उठेगा डिप्लोमेसी का सिचुएशन, आगे पीछे बात यूं रोका जाए, कम करा जाए इत्यादि। उसके अलावा तो ये दोनों तरफ इजराइल तो लगा हुआ है वेव अपॉन वेव, वो तो कहते हैं टॉर्नेडोज आ रहे हैं बॉम्ब के ईरान के ऊपर। ईरान इजराइल को अटैक कर नहीं सकता, ओके, और करता भी है तो उसके 100 फेंकेगा तो मानो 5 वहां गिरेंगे। उससे बेहतर ईरान के लिए लॉजिकली है कि 100 इधर भागे, दुबई पे, कुवैत पे, क्योंकि इनकी एयर डिफेंस इजराइल की एयर डिफेंस जैसी नहीं है। ये लोग तो खामख्याली में जी रहे थे ना कि हमारे पास पैसा है, तेल है, हमें तो कोई टच नहीं कर सकता, हमें तो फोर्सेस चाहिए ही नहीं। बाकी अमेरिका बैठा है देखने इनका भी कुछ हाल वैसे जैसे यूरोप का हाल था, ठीक है। तो अब ईरान अगर इनको अटैक करेगा दुबई में, अमेरिकन बेसिस को करेगा, कर सकता है। ऑयल कंपनी जो अमेरिकन मेजॉरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो अमेरिकन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ट्रंप का इंटरनेशनल होटल है दुबई में, उस पर अटैक करेगा, कर सकता है। दुबई की आप देखिए, दुबई की आप हालत देख लीजिए कि दुबई के अंदर मॉल की बात कर लीजिए, उनके बड़े 5 स्टार्स की बात कर लीजिए, एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, हर जगह मिसाइल हमले, बिल्डिंग में भी एक ड्रोन अटैक हुआ, उसके बाद किस तरह से वहां पर आग की लपटें लगाई। इस तरह की खबरें भी लगातार सोशल मीडिया में फ्लोट कर रही हैं, आ रही हैं। तो दुबई में नुकसान हो रहा है, बहरीन से तस्वीरें आ रही हैं, कतर से तस्वीरें आ रही हैं, दोहा से तस्वीरें, हर जगह से जिस तरह से मास डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें आ रही हैं। तो ईरान ने कह दिया है कि भाई खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, अब अस्तित्व की लड़ाई है, अब स्वाभिमान की लड़ाई है। तो ऐसे में ऑल आउट जाएंगे। जब मुस्लिम ब्रदरहुड की किसी ने कोई हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, रमजान के पाक महीने का भी लिहाज नहीं किया है, तो फिर ऐसे में अब हम किसी को नहीं बख्शेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, ये आज जो है ईरान से शुरू हुई थी, लेकिन इस कदर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी, इसका एंटिसिपेशन नहीं किया था कि ईरान इतना अग्रेसिवली रिटेलिएट करेगा, मिडिल ईस्ट के देशों को इस तरह से निशाना बनाएगा। बेशक फिलहाल हुआ यह कि हम लोगों ने सबने, जैसे आपने कहा कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान का रिटेलिएशन इतना सख्त होता है, और ईरान ने एक बड़ी दुविधा भी पैदा कर दी है मिडिल ईस्ट में। देखिए, उन्होंने जीसीसी की कंट्रीज पे सब जगह पे, तकरीबन सब कंट्रीज में अटैक किया है, मान के चलो। अब उधर अटैक करने से अगर तो एक किस्म से अगर वो इससे वापस लड़ते हैं तो वो एक किस्म से यूएस की साइड में ले रहे हैं, तो वो भी एक इस्लामिक दुनिया में एक दुविधा पैदा कर चुका है जीसीसी कंट्रीज के लिए कि वो इस्लामिक कंट्री के खिलाफ अमेरिका के साथ मिले हुए हैं। तो खासतौर पे रमजान के पाक मौके पर महीने में जो आयतुल्लाह खुमैनी का टारगेट करना,
वो भी ठीक है। मुझे लगता है ये काफी। सर मैं आपको रोकना चाहूंगी, तेल अवीव में भी यानी कि ईरान किस तरह से रिटेलिएशन की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तस्वीरें दोनों तरफ से आ रही हैं। इजराइल में किस तरह का नुकसान हो रहा है उसकी भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि ईरान के नुकसान की तस्वीरें ज्यादा अग्रेसिवली आ रही हैं क्योंकि फॉरेन मीडिया का सपोर्ट है, एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है। ईरान से तस्वीरें, जो ईरान हमले कर रहा है उसके पास साधन कम है, टेक्नोलॉजी कम है, इतना एडवांस अपडेट नहीं है, उस तरह का उसके पास इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर नहीं है। तो वहां ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तबाही की तस्वीरें वहां से भी आ रही हैं। हाइफा से भी हमने देखा था बीती रात किस तरह का अग्रेसिव हमला किया गया था। तो यहां पर ईरान का रिटेलिएशन भी लगातार जारी है और ईरान भी कह रहा है कि भाई अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो फिर अब हम अपनी हर मिसाइल को निकालेंगे। वो अपने प्रोपेगेंडा वीडियोस जो है वो भी लगातार रिलीज कर रहा है कि देखिए बैलिस्टिक मिसाइलों, सुपरसोनिक मिसाइलों, हम हर तरह की मिसाइलें, अपने साजो सामान सब निकालेंगे। जब आपने हमारे सुप्रीम लीडर को ही मार दिया है, जब अमेरिका के साथ ही सारे मुस्लिम मुल्क जाके खड़े हो गए हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड रमजान के पाक महीने किसी भी चीज का लिहाज नहीं किया जा रहा है, तो फिर अब हम भी लिहाज नहीं करेंगे। प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी, ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन ही आ जानी है या फिर ईरान अलग थलग पड़ेगा जब मिसाइल सारी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हम जो कहते हैं ना अमेरिकन हेट्रेट, वो उसकी कौम में इस कदर बस जाएगी कि टेररिज्म की शक्ल में वो कभी ना कभी, आज नहीं तो आज से कुछ सालों बाद अमेरिका से निकलेगी वो हेट्रेट। देखिए, आपने बहुत बड़ा सवाल किया है कि किस कदर तक, किस हद तक। मुझे लगता है कि ये जो वक्त है, अभी तत्काल का जो क्षण है, ये अपने चरम पर है। ईरान के इतिहास में रिजीम चेंज से रिजीम कंसोलिडेशन ने कर दिया ट्रंप ने। अब ट्रंप ने क्या किया, ईरान को कंसोलिडेट कर दिया है। वहाँ के आम जनता में, जो जनमानस में एक और ज़्यादा, क्योंकि आप बता ही रहे हैं कि पवित्र महीना चल रहा है और जिस प्रकार से अमेरिका ने मारा है, मुझे लगता है कि ईरान के अंदर इस समय भयंकर यूनिटी है। और ईरान कहता क्या है कि सनम हम डूबे हैं, तुम्हें ले डूबेंगे। तो मतलब यह है कि ये जो बगल के हैं, जो जिनकी चर्चा हम अभी कर रहे थे, ओमान की चर्चा कर रहे थे, बहरीन की चर्चा कर रहे थे, कुवैत की कर रहे थे, ये सबसे ज्यादा फ्रॉड कंट्री यही है। और क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि पूरा लग्जरी आलिशान जिंदगी, लाइविश लाइफ जी रहे थे अमेरिका के आशीर्वाद से, और ईरान को पूरी तरीके से डैमेज करने का सबसे बड़ा काम। इसीलिए मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है वो कहां पर हो, दुबई पे हो रहा है। दुबई क्या है, सिंबल है किसका, लग्जरी का। और ईरान ने कहा कि तुमने हमारे खमेनी को मारा है तो हम तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, तुम्हारे आलिशान जो पहचान है उसको तोड़ेंगे। और इजीली मुझे लगता है कि रेडिकलाइजेशन जो है, इसको मैं रेडिकलाइजेशन ईरान के अंदर नहीं मानता हूं, इसको मैं कंसोलिडेशन कहता हूं। ये कंसोलिडेट करेगी वहां की आम जनमानस। और आने वाले टाइम में एक और बड़ी खबर यहां पर आ रही है। कहा जा रहा है कि इजराइल जो है अब अपने जो अटैक्स है ना, वो उन जगहों पर कर रहा है जहां से प्रोटेस्टर्स के लिए जो पूरा साजो सामान होता है ना, कि अगर रॉयट हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, तो उसको किस तरह से प्रोटेस्ट करना है, यानी कि आंसू गैस के गोले, बैरिकेडिंग, रबर बुलेट्स, ये जो सामान होता है और जो टीम इसको कंट्रोल करती है, तो उन लोगों को टारगेट कर रहा है। तो जिससे कि वो चाहता है, नेतन्याहू ने जिस तरह से कहा कि या तो ईरान की जनता जो है वो आगे आए और वो कब्जा करे, नहीं तो फिर हम सबको चुन चुन कर मारेंगे, ईरान को खत्म करके दम लेंगे। तो ये एक और, प्रोफेसर भारद्वाज, एक स्ट्रैटेजी है कि रॉयट करा दो, रॉयट कंट्रोल ना हो पाए, साजो सामान पहले पूरी तरह से खत्म कर दो और उसके बाद आवाम ही टॉगल कर दे। देखिए, जो ट्रंप चाहता है वो हो रहा है। हाँ, क्या चाहता है, वो चाहता है कि ईरान मिडिल ईस्ट में सभी देशों के लिए खतरा है। देखो कैसे तुम्हारे यहाँ पर मिसाइल से अटैक कर रहा है, कि दुबई में भी हुआ, यूएई, सऊदी अरबिया, कुवैत, सब जगह अटैक हो रहा है। यानी कि ईरान यही तो अमेरिका यही तो दिखाना चाह रहा था कि ईरान और खोमेनी आपके लिए एक थ्रेट है, और वो अब अटैक कर रहा है। दूसरा जो बात बिल्कुल सही है कि वो इंटरनली जो एक पोलराइजेशन और कम्युनल राइट्स क्रिएट करना चाहता है। जो प्रोग्रेसिव, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव अमेरिकन समर्थित जो जनता है ईरान में, उनके और जो थियोक्रेट्स है, जो इस्लामिक स्टेट को जो सपोर्ट करते थे, उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करना चाहता है। वो उसकी बहुत पुरानी टैक्टिक है। वो ना केवल ईरान में, वो दुनिया के बहुत सारे देशों में अमेरिका ये बात करता है। और अमेरिका के इनके प्रति अपनी अलग अलग नीतियां हैं। कहीं पर वो डेमोक्रेसी को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करता है, किसी को डेमोक्रेट बना देता है, किसी को डिक्टेटर बना देता है। वो हम दक्षिणी एशिया में भी देख चुके हैं, वो ईरान में भी देख चुके हैं। तो बेसिकली अमेरिका, क्योंकि उसको अपनी सुपरमेसी मेंटेन करनी है और उसको एक मौका मिला है, एक नया मौका मिला है कि और ठीक है। इस बीच
आपको बता दें कि तेल अवीव में फिर से सायरन बज लगे हैं। ईरान ने फिर से तेल अवीव पर मिसाइल दागे हैं। इजराइल एयरफोर्स की तरफ से जो ट्वीट है उसमें भी उन्होंने कहा गया है कि फ्रेश अलर्ट्स। अभी इजराइल एयरफोर्स की तरफ से सोशल मीडिया पर इस बाबत जानकारी भी दी गई है कि फिर से आईडीएफ आइडेंटिफाई के कुछ देर पहले मिसाइल अटैक्स लॉन्च हुए हैं और इसीलिए कुछ डिफेंस सिस्टम जो है उनको एक्टिवेट किया गया है, इंटरसेप्ट कर रहे हैं वो थ्रेट को। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सभी के पास मोबाइल फोन पर अलर्ट जा रहा होगा लोगों के पास और सभी को प्रोटेक्टेड स्पेस में घुसने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि प्रोटेक्टेड स्पेस से तब तक ना निकलें जब तक ये सायरन जो है वो बंद ना हो जाएं। तो होम फ्रंट कमांड की तरफ से ये डायरेक्टिव जो है वो इजराइल ने अभी ताजा रिलीज किए हैं। आपको बता दें तो तेल अवीव में फिर से फ्रेश अटैक्स, फ्रेश मिसाइल्स जो हैं वो ईरान की तरफ से दागे गए हैं और इस बात की पुष्टि खुद इजराइल एयरफोर्स का जो सोशल मीडिया एक्स का अकाउंट है वेरीफाइड वो कर रहा है। द आईडीएफ आइडेंटिफाइड दैट अ शॉर्ट टाइम अगो मिसाइल वर लॉन्च फ्रॉम ईरान टुवर्ड्स द टेरिटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल। तो उन्होंने इस बात की औपचारिक पुष्टि अपने सोशल मीडिया हैंडल से की है। ये जो रिपोर्ट है आपसे कुछ ही देर पहले की, कुछ ही मिनट पहले का ये सोशल मीडिया अकाउंट का एक्स पर ये अपडेट आया है। तो एक बार फिर से तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं, हाइफा में सायरन बज रहे हैं। ईरान जो है वो आर पार की लड़ाई के मूड में यहां पर है और उसके पास इसके लिए कुछ बचा भी नहीं है। प्रोफेसर भारद्वाज, तो यहां अब कुछ बचा नहीं है खोने के लिए ईरान के पास और ईरान ने सोच लिया है कि भाई अब अगर हमारे अस्तित्व को खत्म कर रहे हो तो फिर हम जितना डैमेज तुम्हें पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाकर रहेंगे। देखिए, ईरान ये बात मान के चलिए कि अभी नहीं सोचा है, ये बहुत पहले से खमनेई के टाइम में भी ये बात साफ साफ थी कि ईरान बिल्कुल आर पार की लड़ाई में था कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जाएंगे, हम अपना जो इस्लामिक जो सुपरमेसी का कॉन्सेप्ट है उसको बरकरार रखेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ, जैसे हम कुछ देर पहले एक बात आई थी कि यूक्रेन कैसे सस्टेन कर गया। यूक्रेन इसलिए कर गया कि नाटो और यूरोपियन कंट्रीज सपोर्ट कर रहे थे। देखिए, ईरान भी सस्टेन करेगा क्योंकि ईरान को सस्टेन कराने में जो बाकी ताकतें हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, रशिया है, रशिया भी चाहेगा कि एक नया फ्रंट खुलेगा क्योंकि रशिया को सपोर्ट किया है ईरान ने, कॉन्स्टेंटली मिसाइल सारी टेक्नोलॉजी लोग भेजे, तो क्यों नहीं रेसिप्रोकेट करेगा कि ईरान को रशिया सपोर्ट करेगा। चीन कभी से इस दाव में था, वो एक अल्टरनेटिव लीडरशिप क्रिएट करना चाहता था। 2021 में वो एक इस्लामिक समिट किया था, उसमें ईरान को आगे रखा, तुर्की था और मलेशिया था। तो चीन भी ये चाहेगा कि एक तरीके से यहाँ पे अगर अल्टरनेटिव इस्लामिक रशिया यूक्रेन की लड़ाई अगर फंडिंग अमेरिका और नाटो से हो रही है तो ईरान की लड़ाई की फंडिंग कम से कम और रूस से होगी। टेक्नोलॉजिकल और बाकी जो सपोर्ट्स हैं जितना भी है वो पूरा रशिया और चीन पीछे दिखेगा और निश्चित रूप से साउथ नॉर्थ कोरिया। रविंद्र सर, अगर प्रोफेसर भारद्वाज की इस थ्योरी को ही आगे बढ़ाएं तो सीधे सीधे तो वर्ल्ड वॉर है कि भाई ठीक है, मोहरा जो है वहां पर यूक्रेन है जिसकी बैकिंग कर रहा है अमेरिका और नाटो, और यहां पर मोहरा है ईरान जिसकी बैकिंग कर रहा है रशिया और चीन। वर्ल्ड वॉर तो 3 साल से शुरू हो गई, 4 साल से शुरू हो गई पिनाज जी। 2022 में जब रशिया यूक्रेन की युद्ध शुरू हुआ और उसे $300 बिलियन जब्त कर लिए गए गुंडागर्दी, ठीक है, सेंट्रल बैंक के। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगी। अब तक ईरान पर अमेरिका के 1000 से ज्यादा बम गिर चुके हैं, 1200 इजरायली बम गिर चुके हैं। तो रात सोच के देखिए कि ईरान की जमीन की इस वक्त क्या हालत होगी, किस तरह से 1050 बम अमेरिका के, 1200 इजरायली बम गिर चुके हैं। तो जरा सोचिए उस मुल्क की क्या हालत होगी जहां लगभग 2300 के करीब बमबार्ड हो चुकी हो वो मुल्क। तो वहां पर अब ईरान में हर जगह पर बम्बार्डमेंट हो चुकी है। तो लगातार अपडेट भी हम आपको देते जा रहे होंगे रविंद्र जी। तो यानी कि सीधे सीधे एक वर्ल्ड वॉर जो स्लोली चल रहा था एक शीत युद्ध स्टाइल में, अब वो बहुत अग्रेसिव चलेगा कि ठीक है, यूक्रेन को हथियार मैं दे रहा हूं, पैसा मैं दे रहा हूं, ईरान को रशिया और चाइना दे देगा। वहां तो तेल भी है तो इंटरेस्ट और ज्यादा है, यूक्रेन में तो उतना इंटरेस्ट था नहीं। तो यहां पर अब आप देखिए कि सीधा सीधा है कि अब एग्रेसिव वर्ल्ड वॉर है। ओ यार, शीत युद्ध नहीं है, रशिया यूक्रेन को ब्लडी वॉर है, खूनी वॉर है। इजराइल गाजा खूनी वॉर है, खून और बम्बों वाली वॉर है, पर अलग अलग डायमेंशंस की वॉर है। फाइनेंशियल्स की है, सैंक्शंस है, वो भी वॉर है, टेक्नोलॉजी डिनायल, वो भी सब वॉर है। तो ये सारी वॉर्स चल रही हैं अलग अलग जगह दुनिया में, और ये आगे जाकर के अमेरिका अपनी डोमिनेंस क्लियर करना चाहता है। अमेरिका ये चाहता है, सोच रहा है कि किसी को मैं पनपने ना दूं। पहले अमेरिका था, ठीक है, थोड़े बड़े होने दो, बट ट्रंप आकर के इसका ये कहना और मानना है कि मैं किसी को पनपने ही ना दूं ताकि कल या परसों ये
ऐसी हालात में हो कि मेरी हेजेमनी को चैलेंज करे, दैट इज वन। सेकेंडली द नेतन्याहू है, नेतन्याहू का ड्रीम। नहीं, नेतन्याहू तो कह रहे हैं कि भैया देखो हमने तो सीधे सीधे तेहरान के ऊपर हमारे फाइटर जेट्स जो हैं वो खड़े हुए हैं, जब मन करेगा तब बम गिरा के ईरान को खत्म कर देंगे। बिल्कुल। अब एक लीडर इतना एग्रेसिव अप्रोच दे रहा है, आपने एक होता है ना कि आप पॉज बटन दबाते हैं वॉर में कि भाई ठीक है हमारा एक टारगेट तो ऑब्जेक्टिव था कि खामनेई को मारना है, वो खत्म हो गया, ठीक है अब थोड़ा स्लो डाउन करते हैं। लेकिन वो तो एग्रेसिवली कह रहे हैं कि भाई जनता या तो तख्ता पलट करवाओ, सब कुछ अपने काबू में लो, नहीं तो फिर हमारे खत्म कर देंगे। एब्सोल्युटली ये नहीं है केवल खामेनी को पूरी रेजीम को हटाना और इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करना, इनके मिसाइल प्रोग्राम को ध्वस्त करना, ताकि अगले 50-100 वर्षों तक ईरान की तरफ से इजराइल जो खतरा समझता है वो कभी ना हो। बट बाय द वे रिवर्स में ईरान तो इजराइल और अमेरिका को शैतान कहता है ना, ये तो कहता है सेटन है। और अगर आप ईरानियन हो तो शायद आपको सही है, यही दिख रहा है, शैतान ही तो ये करता है जो इस समय इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं उसके साथ। तो ये मिरर है, दोनों साइड एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। बट बात यह है कि अमेरिका की हेजेमोनी है, इजराइल की हेजेमोनी है। इस समय ईरान के पास केवल और केवल मेरे हिसाब से एक ही टूल है जिसको यूज करके वो कितना अपने को पोजीशन कर सकता है, और वो टूल उसके पास है केवल कि अरब कंट्रीज में अमेरिकन इंटरेस्ट पे अपने छोटे छोटे ड्रोन से, सस्ते ड्रोन सस्ते मिसाइल से गिराए। इजराइल पे इतने मत मारो, वहां तो सारे रोक दिए जा रहे हैं, उसके निस्बत ऑफ दैट आप इधर मारो। ये सॉफ्टवेयर टारगेट्स हैं और ये सॉफ्टवेयर टारगेट्स हैं, इनको दर्द ज्यादा होगा, ये ट्रंप पे जाएंगे कि और ये मैसेजिंग भी ज्यादा होगी। अगर आप सारे मिडिल ईस्ट में इस तरह की तस्वीरें अगर हम बहरीन से देख रहे हैं, हम शारजा से देख रहे हैं, हम दुबई से देख रहे हैं, दुबई मतलब ये चीज ऐसी थी कि अनटचेबल, कोई मान के नहीं चलता था कि भाई दुबई के अंदर आप सिर्फ आप मान के चलते थे कि आप मौज मस्ती, लग्जरी, टूरिज्म, शॉपिंग, दैट्स दुबई फॉर द वर्ल्ड। अच्छी जॉब, जीरो क्राइम, बहुत अच्छी जगह, जस्ट द 5 स्टार अगर देखें तो दुनिया का एक 5 स्टार था वो मुल्क। तो वहां पर अगर इस तरह से हमले की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, वहां पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं, मिसाइल अटैक हो रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तब भी बुर्ज खलीफा को खाली कराना पड़ गया है। तो अगर इस तरह की स्थिति यहां पर प्रोफेसर त्रिपाठी, अगर ये तस्वीरें आ रही हैं तो सीधे सीधे ईरान ने भी तय कर दिया है कि भाई दुनिया में जो मैसेजिंग है, नैरेटिव है, वो बिल्डअप करेंगे कि क्या किया है, कोई मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं साथ आया, ये सारे मुल्कों की भी पोल खोलेंगे, इनके चेहरे से भी नकाब हटाएंगे। आपने एक बहुत बड़ा सवाल किया है कि जो ये मुस्लिम ब्रदरहुड, ईरान ये हमेशा से इस बात को लेकर के उसको एहसास था कि ईरान के लिए तो इस तरह के कोई ब्रदरहुड नहीं है, ईरान ये लड़ाई अपनी लड़ रहा है और उसकी तैयारी वो आज से नहीं, उसको ये एंटिसिपेशन था जो आज हो रहा है ईरान में कि हो सकता है कि टॉप लीडरशिप को ये क्षति हो, मारे जाए। इसीलिए आप देखिए कि उनकी जो पूरा सेकेंड लीडरशिप आ रही सामने तुरंत, और वो उनके सिकन, उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं, हार का कोई वो। सर मैं आपको रोकूंगी। चीन ने खामनेई की हत्या की निंदा की है, तो जो बात हम कह रहे थे कि रूस और चीन अब ईरान की बैकिंग में अगर कोई आएगा तो वो चीन, रूस होंगे, और किम जोंग उन ने भी ईरान पर हमले की निंदा की है। तो जैसा कि वर्ल्ड वॉर में होता है कि दो बड़े मुल्क साइड चुन लेते हैं, तो यहां पर साइड्स जो हैं वो पहले ढकी छिपी थी, बातचीत भी हो रही थी, हाथ भी मिल रहे थे, लेकिन अब क्लियर कट साइड्स चुन ली गई हैं। यहां पर ईरान के पीछे बैकिंग है चीन की, रूस की। किम जोंग उन तानाशाह वो भी कह रहा है कि मैं आ गया हूं, और उसके अलावा आप देखिए कि यूक्रेन को सपोर्ट है, हालांकि नाटो में फूट पड़ी हुई है, नाटो और अमेरिका का सीधे सीधे सपोर्ट, वहां पर उधर बैकिंग उधर चल रही है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे इसलिए थोड़ा देर से सर आपके पास आ रहे हैं। दुआ सर अब ये बता दीजिए कि इसको अगर हम हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3 ना कहें तो फिर क्या कहें? देखिए, हम जब वर्ल्ड वॉर 2-3 की बात करते हैं तो हम शायद हमारे जहन में पहुंचती है वर्ल्ड वॉर 2 जब जिसके बारे में हम चर्चा करें। युद्ध आजकल बदल चुका है। युद्ध में वर्ल्ड वॉर ये मतलब शायद ये नहीं होगा आने वाले कि सारे देश सारी अपनी आर्मीज इकट्ठे लेके लड़ रहे हैं जैसे पिछले युद्ध में था। मेरी समझ से जैसे नोशन ऑफ विक्ट्री क्या है, आज अमेरिका के लिए विक्ट्री अलग है, ईरान के लिए विक्ट्री अलग है। ईरान तो अगर आप ब्रेकअप नहीं कर पाते, अगर अपनी वो रेजिम को तख्ता पलट नहीं करने देते और रेजिम की जैसे सेकंड राउंड ऑफ लीडरशिप आ जाती है तो दोनों के लिए विक्ट्री हो जाएगी। और रही बात अमेरिका की, कि अमेरिका और इजराइल के लिए जब तक वो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक नहीं करते तो वो विक्ट्री नहीं हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विश्व युद्ध कहना एक अलग बात है, अभी इसकी डायनामिक बहुत अलग प्रकार की होने वाली है। जैसे मैं कह रहा था कह नहीं पाया, मेरे ख्याल से जिस तरीके से ईरान ने
पलटवार किया है, उसकी हम सबको उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं उम्मीद। उसने बड़े पहले तरीके से ये गल्फ कंट्रीज पे अटैक, अमेरिकन बेसिस पे अटैक करके ये कर दिया, ये हालत पैदा कर दी। मतलब गल्फ कंट्रीज ईरान के खिलाफ लड़ती हैं तो वो यूएस के साथ लड़ाई कर रही है, ठीक है, वो इस्लामिक वर्ल्ड में मंजूर नहीं होगा। आई थिंक ये देखना पड़ती है। दूसरी तरफ से देखिए कि हूथीज और हिजबुल्लाह के रिबेल्स हैं, ये अभी छोटे छोटे टेररिस्ट अटैक करेंगे, सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे, मुझे लगता है और चीजें पैदा होंगी। तो आने वाले दिनों में देखना होगा इसकी नोशन ऑफ विक्ट्री की तरफ कौन बढ़ रहा है कि नहीं। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी। जरा इस वक्त एक और अपडेट आपको दे दूं कि कुछ ताजा तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास। दुबई से भी तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर किस तरह से एक बार फिर से एक मॉल को निशाना बनाया गया है। शारजा से भी तस्वीरें आ रही हैं और अभी जो अपडेट आ रहा है एक और, जबेल अली द लार्जेस्ट पोर्ट इन द मिडिल ईस्ट, उस पर भी अटैक हुआ है। तो मिडिल ईस्ट का जो लार्जेस्ट पोर्ट है जबेल अली, उस पर भी हमला हुआ है। वहां पर भी इंटरसेप्ट की गई थी मिसाइल, उसका डिब्रिस जो है वो जमीन पे जाके गिरा तो उसमें आग लग गई है। वहां पर भी धुएं का गुबार इस वक्त देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि ईरान की तरफ से लगातार अग्रेसिव अप्रोच अपनाई गई है। शारजा से भी मॉल की तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर भी किस तरह से एक मिसाइल हमला वहां पर हुआ, ड्रोन अटैक हुआ। तो अलग अलग जगहों से हमारे पास अब विजुअल्स और तस्वीरें लगातार आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसा लेफ्टिनेंट जनरल दुआ कह रहे थे कि यहां पर अब मिडिल ईस्ट के देशों को जिस तरह से अग्रेसिवली अटैक किया जाएगा। हमने आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लार्जेस्ट पोर्ट है मिडिल ईस्ट का, जो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जबल अली ये लार्जेस्ट पोर्ट मिडिल ईस्ट का था, जो इससे पहले की तस्वीरें आपने देखी थी। वहां पर भी एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया और उसका डिब्रिस जब नीचे गिरा तो उसमें आग लग गई, धुएं का गुबार वहां पर उठा है। साथ ही साथ ये तस्वीरें आप देखिए, जबल अली पोर्ट पर हमले की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तो लगातार जो नए हमले की तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। लार्जेस्ट पोर्ट है मिडिल ईस्ट का और उस पर भी इस वक्त आप देखिए कि अटैक हो चुका है और यूएई का सबसे बड़ा पोर्ट है जिस पर यह अटैक हुआ है। दरअसल वहां पर जो खबरें अभी आ रही हैं उसके मुताबिक कि वहां पर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया, उसका डिब्रिस जो है वो गिरा और फिर उसके बाद बर्थ पे वो गिरा तो वहां पर आग लग गई और जिसकी वजह से वहां पर नुकसान हुआ है। कितने बड़े पैमाने पर ये नुकसान हुआ है इसकी अपडेट भी हम देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अभी जो तस्वीरें आ रही हैं उसके मुताबिक एक मॉल है उसको भी निशाना बनाया गया है। बहरीन के अंदर अभी 45 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है, 9 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई मिसाइल और ड्रोन वहां पर अटैक करने में कामयाब हुए हैं। तो आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग जगहों को टारगेट किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्ट जबेल अली पोर्ट पर हमला हुआ है। खबरें आ रही हैं कि वहां मिसाइल हमला हुआ, उसको इंटरसेप्ट किया गया, उसका डिब्रिस जो था जमीन पर जब जाके गिरा तो वहां पर उसने आग पकड़ ली। बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें आ रही हैं, नुकसान हुआ है, इससे डिनाइल नहीं किया जा सकता। धुएं का गुबार जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है तो अपने आप में बता रहा है कि ये हमला बड़ा था। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि दुबई के एक और मॉल को निशाना बनाया गया है। दुबई के एक मॉल में भी इस वक्त आगजनी की खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ खबरें तेल अवीव में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिडिल ईस्ट के देशों पर, तेल अवीव पे भी अटैक्स लगातार जारी हैं। तेल अवीव में भी बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है और अभी कुछ ही देर पहले एक और मिसाइल अटैक का खुद वहां पर इजराइल एयरफोर्स है उसने खुद ये जानकारी दी थी कि सायरन्स बज रहे हैं, मासिव मिसाइल अटैक वहां पर लॉन्च हुआ है ईरान की तरफ से। तो यूएई के सबसे बड़े पोर्ट पर हमला हुआ है। साथ ही साथ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सेंट्रल तेहरान में भी कई जगहों पर हमला हुआ है। होटल्स, मॉल्स जो है शहरों के बीचों बीच उनको टारगेट किया गया है, वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको कहा कि शारजा से भी तस्वीरें आ रही थी और दोहा से भी तस्वीरें आई हैं। तो हर जगह इस वक्त मिडिल ईस्ट को भी बड़े पैमाने पर टारगेट किया जा रहा है। कुछ देर पहले मैंने आपको तेल अवीव की तस्वीरें दिखाई थी जहां 28 लोग मारे गए थे। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल में नुकसान नहीं हो रहा है, इजराइल में भी नुकसान हो रहा है, मिडिल ईस्ट को भी टारगेट किया जा रहा है। इजराइल कह रहा है कि बिना रुके अब ये भी नहीं देखेंगे कि सिविलियन एरिया है, मॉल है, आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, हर जगह स्टेडियम है, हर जगह निशाना बनाया जाएगा। तो फिलहाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो ताज़ा तस्वीरें वो यूएई के सबसे बड़े पोर्ट पर, जबेल पोर्ट पर
इस वक्त हमले की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तो सीधे सीधे ईरान ये जानकारी दे रहा है कि भाई देखिए कि अब हम मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से टारगेट करेंगे। मिडिल ईस्ट के किसी भी मुल्क ने ये जो हमला हुआ रमजान के पाक महीने में हुआ, आपको हमारे मिलिट्री बेसिस से दिक्कत थी, आप वहां पर अटैक करते, आपने एक बार भी हमारे सुप्रीम लीडर के मारे जाने पर कोई शोक नहीं बताया है, तो अब हम आपको भी नहीं बख्शेंगे। और क्योंकि इसका मैसेज जो है, इन तस्वीरों का मैसेज दुनिया में जाएगा। कोई सोच नहीं सकता था कि बहरीन में, दोहा में, कतर में, जॉर्डन में, दुबई में इस तरह के हमले की तस्वीरें हम और आप देखेंगे। तो अगर ये तस्वीरें आ रही हैं तो दुनिया भर में ये एक नैरेटिव बिल्डअप कर रही हैं।